नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आज अपना टी20 सीरीज के बाद अब वनडे का जो एक बड़ा मैच है उसका आगाज करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय टीम है वो जो चुनी गई है उसकी जो कप्तानी है वो केएल राहुल के पास है। विकेट कीपर भी वही रहेंगे। संजू सैमसन को रखा गया है मध्यम क्रम के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संजू सैमसन बीच में कभी भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ऐसा केएल राहुल का भी कहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि संजू सैमसन ने खुद भी कहा है कि वो जो है मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करेंगे और बतौर विकेट कीपर भी रहेंगे। तो देखना है सीरीज में किसका उनको मिलता है इस तरह का मौका कि जब वो विकेट कीपिंग भी करते हैं और खास और बल्लेबाजी भी करते हैं, दोनों चीजें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत की ओपनिंग पेयर कौन रहेगा, यानी ओपनिंग कौन करेगा। तो भारत के लिए जो ओपनिंग है वो जो मुझे लग रहा है और जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें क्लियर भी लगभग हो ही गई हैं। उसमें ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, ये दो प्लेयर जो है वो ओपनिंग करेंगे भारतीय टीम के लिए। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल वर्ल्ड कप बहुत अच्छा उनका बतौर एक दिवसीय क्रिकेट टीम के हिसाब से अगर देखा जाए, मैचेस अगर देखा जाए वर्ल्ड कप के, तो उनका बहुत अच्छा नहीं था। जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने किया उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए थे और वर्ल्ड कप में कई मौकों पर वो फेल भी हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे साल भर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे टेस्ट, वनडे, टी20 सब में। लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा एक दिवसीय मैचों में नहीं रहा है। तो नंबर एक, तो टी20 में अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो उसमें भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। जिस मैदान पर हो रहा है ये मैच, द वंडर्स में, जोहान्सबर्ग में, वहां भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। ये पिछले कुछ मैचों का मैं हिसाब किताब बता रहा हूं और शुभमन गिल के बारे में बता रहा हूं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। शुभमन गिल का टेम्परामेंट इधर कुछ समय में बेहद ही आप कह सकते हैं थोड़ा सा खराब हुआ है। और शुभमन गिल को जो उनसे उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को लेकर मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा उन्हें सीरियस होना होगा। उनकी बैड बॉडी लैंग्वेज से वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं जब से उन्होंने टी20 खेलना शुरू किया है। पिछले साउथ अफ्रीका मैच की बात करें, देखिए वनडे का वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो उनसे काफी उम्मीदें थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े दिग्गज थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद और भी बैटर्स हैं वो करेंगे। दो बैटर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। उनका प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं रहा था जो मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद शुभमन गिल उस हिसाब से अपना जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं वर्ल्ड कप में। अगर वो चलते तो वर्ल्ड कप का हिसाब किताब कुछ और होता। भारत जिस परिस्थिति में फंसा हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल में, वहां नहीं फंसता अगर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल चलते तो। इसके अलावा चलिए बात करते हैं, ये तो ऊपरी, अगर ओपनर्स की बात हो गई, कप्तान केएल राहुल के बारे में बात करते हैं तो कप्तान केएल राहुल के लिए साउथ अफ्रीका का जो दौरा है, अगर उनकी कप्तानी की बात करें तो लगभग 8-9 मैचों में वो कप्तानी कर चुके हैं। इस तरफ कुछ आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। आंकड़ों के जरिए मैंने बताने की भी कोशिश की है कि केएल राहुल का प्रदर्शन कैसा रहा है, वो किस तरह से कप्तानी अब तक करते आए हैं। तो यानी 50 से 60% के आसपास उन्होंने मैच जीते हैं अपनी कप्तानी में और अभी 8-9 मैचों में ही उन्होंने कप्तानी की है। तो उसके बारे में ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं अभी किस तरह के कप्तान वो बनेंगे या क्या होंगे। तो भविष्य के कप्तान के रूप में उनको जरूर देखा जा रहा है वनडे में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केएल राहुल का खुद का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं है। 5 मैचों में उन्होंने लगभग 100 से 120, 130, 100 रन के आसपास बनाया है। अगर आंकड़ों में आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि केएल राहुल ने कितने रन बनाए हैं टोटल। केएल राहुल के लिए जो मुझे लगता है कि वो टेक्निकली स्ट्रांग और बहुत ही ऐसे बैट्समैन हैं जो अगर कुछ देर तक अगर वो रह गए पिच पे तो साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा जो बॉलर्स हैं उनकी खबर ले सकते हैं। क्योंकि जो पिच है वो उछाल भरी जरूर है, लेकिन जो स्कोर है इस मैदान का वो 300 से मतलब पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें अगर 4-5 मैचों की, तो 400 से 250 से 300 के बीच का स्कोर रहा है। या और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी फायदा मिला है और बाद में भी, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने वाली को ज्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एवरेज स्कोर है वो 200 से 225 के आसपास रहा है। उससे ऊपर अगर स्कोर की बात करें तो वो 250, यानी एक आप अगर पैरामीटर अगर लगाना चाहते हैं तो जो एवरेज स्कोर है वो 210 से 230 के आसपास रहा है। और अगर उससे थोड़े से ऊपर बात की जाए तो शायद वो 260 तक जा सकता है, 250 से 260 के बीच में।
और जो पिछले 4 मैं ये देखिए, ये पिछले वहां के 40 मैचों का मैं आकलन बता रहा हूँ, लेकिन अगर पिछले 4 मैचों की बात करें तो 300 के आसपास का स्कोर जो है वो चेसेबल और फाइट के योग्य माना गया है, दोनों चीजों के लिए माना गया है। तो ये जो है वहाँ वंडर्स पिच का हिसाब किताब है। इसके अलावा जो स्पिनर्स हैं उनको भी मदद मिल सकती है। जब T20 हुआ तो आपने देखा T20 इससे पहले जो अंतिम था वो उसी मैदान पर हुआ था जिसमें आज वनडे होने वाला है। तो T20 के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पिछले मैच में जिस तरह से कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, स्पिनर्स को पूरी मदद मिल रही थी। साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज ने शुरू के 2 विकेट लिए थे। जब तो ये पिच वही पिच है, मुझे लगता है कि भारतीय बॉलर्स को भी बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर क्वालिटी स्पिनर्स उतरे, अगर बात करें केशव महाराज की, मैं केशव महाराज की बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि वो इस पिच को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो जो है अच्छा कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। उसके बाद अगर बात करें भारत की तरफ से, तो अगर कुलदीप यादव अगर आज खेलते हैं, अगर अंतिम प्लेइंग 11 में होते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल होंगे। और अगर उनके साथ साथ युजवेंद्र चहल होते हैं तो बहुत ही कहर ढाने वाली बॉलिंग हो सकती है, क्योंकि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग अटैक जो स्पिनर्स का है वो बहुत ही जबरदस्त है। युजवेंद्र चहल चाहेंगे कि वो जो चयनकर्ताओं को लुभाएं कि ताकि उन्हें आगे का मौका मिले, क्योंकि वर्ल्ड कप भी वो नहीं खेल पाए थे वनडे में, T20 में स्क्वाड में भी अभी जो साउथ अफ्रीका थी उसमें नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया से स्क्वाड में भी नहीं थे। तो अब वो चाहेंगे कि किस तरह से मौका मिले और वो आगे कुछ अच्छा बड़ा करने की कोशिश करें। इसके अलावा बात करते हैं अगर बात करें रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि KL राहुल ने कहा है कि वो बतौर फिनिशर ही रहेंगे, टीम के साथ जुड़ेंगे, 5वें से 6ठे नंबर पर खेलेंगे। और अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखेंगे, आंकड़े मैंने कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, उन आंकड़ों को भी देख सकते हैं कि 5वें-6ठे नंबर पर ही वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो खेलते आए हैं। यानी वहां पर जो उनकी औसत रही है लगभग 50 की औसत रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ए लिस्ट क्रिकेट में 50 की औसत रही है उनकी। और वो बतौर फिनिशर ही उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अगर बतौर फिनिशर यानी 5वें-6ठे नंबर पे आकर वो 50 का एवरेज निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, अगर वनडे क्रिकेट की बात करें खासकर। तो ये ए लिस्ट के हिसाब से उनके कुछ मैचों का भी अगर प्रदर्शन देखें, ए लिस्ट मैचों का प्रदर्शन भी मैच करें, तो रिंकू सिंह इस समय बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देने की कोशिश कर रहे हैं। T20 में आप पिछले कुछ मुकाबलों में आप उनको देख चुके हैं कि वो लगातार कैसा प्रदर्शन करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह के लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को जस्टिफाई करने का, दिखाने का, बताने का कि मैं सिर्फ T20 के लिए नहीं, मैं वनडे के लिए भी बेहतरीन फिनिशर साबित हो सकता हूं। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि युवराज सिंह से कंपैरिजन कर रहे हैं, हालांकि युवराज सिंह का एक अलग ऑरा है और सारी बातें, लेकिन फिर भी एक कहा जा सकता है लेफ्ट हैंडर बैटर के तौर पर बहुत दिन बाद ऐसा बैटर जो 6ठे-7वें नंबर पर अच्छा कर सकता है। तो देखते रहिए कैसा होता है कुल मिला जुला के। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुकेश कुमार, भारतीय बॉलिंग की बात करें तो मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और आकाशदीप की जो चर्चा हो रही है बिहार से है, देखिए उनको आज मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि शायद दूसरे या तीसरे में मैच में उन्हें मौका मिले या शायद ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो दीपक चहर नहीं है, वो पिता के मेडिकल इमरजेंसी में गए हुए हैं। मोहम्मद शमी को BCCI की तरफ से जो फिटनेस टेस्ट होता है उसमें पास नहीं कर पाए हैं वो मोहम्मद शमी फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको वो वनडे में जगह नहीं दी गई है। अब ये कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, लेकिन वनडे में सीरीज में उनको मौका नहीं दिया गया फिटनेस के नाम पे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन नहीं गए। और उसके बाद मोहम्मद शमी के अलावा बात करें, अगर बुमराह नहीं है तो ये 2 तेज बॉलर्स नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं है। और इसके अलावा ये पेस बैटरी जो अभी है उन्हीं के साथ टीम उतरेगी, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप पे पूरी नजर होगी क्योंकि अर्शदीप बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं, लेकिन वनडे है, वनडे में एक अलग फॉर्मेट है, वहां एक अलग तरह की बॉलिंग पिच और मिजाज सब कुछ होता है। तो देखते हैं किस तरह से सारी चीजें होती हैं। और अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो मिलर, मुझे लगता है कि तो 2-3 बैटर हैं जिन पर खास नजर होगी, खासकर साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग पेस अटैक है, मुझे लगता है वो भारतीय टीम को अच्छा खासा जज करेगी और परीक्षा लेगी, क्योंकि वहां उछाल भरी पिच भी है। शुरू के जो 10 ओवर है वहां पे अच्छा खासा पेस मिलेगा। अगर ये टॉस जीतने पर भारतीय बल्लेबाजी को शुरू के 10 से 12 ओवर में अपने आप को बचाकर रखना होगा, तब वो बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है। और वनडर्स की पिच है कुछ इस तरह की बिहेव करती है कि जहां पर अगर भारतीय टीम थोड़ी देर टिक कर खेले, यानी कि जो सूझबूझ की पारी जिसको बोलते हैं वो अगर करेगी, तो मुझे लगता है बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है वहां पर भारतीय टीम को। तो देखते रहिए आज का मुकाबला कैसा होता है। तो वनडर्स में कुल मिला जुला के अब नई भारतीय टीम नजर आ रही है इसमें, और नए मुकाबले के साथ वो ये सीरीज में दिखेगी KL राहुल के नेतृत्व में। KL राहुल भी अपने आप को जस्टिफाई करना जरूर चाहेंगे।